हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डेल्वी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? अब तक हमने हिस्ट्री का पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। अगर उसके वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये देखिए, बढ़िया एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। बिजनेसमैन प्रकट हो। ये देखिए, कुछ बिजनेसमैन आ गए हैं ट्रेड करने। अब ट्रेड करते करते ये लोगों ने, यानी कि बिजनेसमैन बिजनेसमैन मतलब ब्रिटिशर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड करते करते टेरिटरी के ऊपर कैसे पड़ गया और उन्होंने कैसे पूरे इंडिया पे अपना कब्जा जमा दिया और रूल करना शुरू कर दिया। ऐसा तो क्या हो गया था कि ब्रिटिशर का इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड से डाइवर्ट होकर टेरिटरी यानी कि रीजन के ऊपर गिरा और उनके दिमाग में एक भयंकर ख्याल आया कि क्यों ना हम ये टेरिटरीज जो है वो छीन ले और उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दे। तो ये चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, बिकॉज बिजनेस भी है इसमें और बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज भी है। हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया। तो ये चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक, एंड ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे कि आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मुगल एम्पायर के बारे में कि कैसे 15th और 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का पूरा दबदबा था इंडिया के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन मुगल्स के अंदर ही था। तो कैसे ये पूरा एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप एनिमेशन से देख सकते हो यहाँ पे मुगल एम्पायर की पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अभी जरा रुकिए, 15th सेंचुरी पे जाते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, अब शुरुआत हो गई 1526 बाबर के टाइम पे, फिर थोड़ा और फैला, फिर 1565 में ठीक ठाक था, 1601 में बहुत बड़ा, 1650 में उससे भी बढ़ गया और औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा फैला हुआ था ये मुगल एम्पायर। और धीरे धीरे ये देखो एक चींटी जितना हो गया। तो कैसे एक हाथी जैसा बड़ा एम्पायर एक चींटी जितना हो गया, वो हम पढ़ने वाले हैं एंड ऑफ मुगल एम्पायर वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है इंडिया बिफोर ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कैसा था और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया कैसा हो गया, उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए थे और कैसे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को झेला। नेक्स्ट, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब देखो, ट्रेड हो रहा है तो सीधी बात है बैटल्स जो है वो होने ही है। कैसे होने हैं बैटल? देखो, अब ट्रेड मतलब बिजनेस। अगर ट्रेड में प्रॉपर डील नहीं होगी या दो लोगों के ओपिनियंस अलग होंगे तो झगड़ा तो होगा ही। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दो लोगों के ओपिनियंस, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के ओपिनियंस अलग अलग थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बैटल्स में रिजल्ट हुए। अब बैटल्स मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारपीट कर ली और खत्म। नेक्स्ट इज, ये देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे बैटल्स होते थे। और ब्रिटिशर्स तो आए थे यहाँ पे किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। वो लोगों ने सोचा था कि इंडिया में हर चीज मिलती है, स्पाइसेस से लेकर सिल्क, कॉटन, टी, कॉफी, सारी चीजें इंडिया में मिलती है। तो क्यों ना ये सारी चीजों को हम क्या करें, हमारे कंट्री में ले जाए और उसको बेचकर ढेर सारा पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए। बैटल्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स। अब जैसे हमने देखा कि बैटल्स हुए थे, तो मैंने आपको बताया एक दो बैटल्स तो नहीं हुए होंगे, बहुत सारे बैटल्स हुए थे। तो ये जो बैटल्स है इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच, उसके बारे में देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे एक राजा अपनी सेना के साथ लड़ाई करने निकल गया है। इसी तरह हर राजा इंडिया का ब्रिटिशर्स के साथ अपनी सेना लेके लड़ाई करने निकल जाता था। तो कौन कौन से बैटल्स है ये चैप्टर में? बैटल्स ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल विथ मराठास, ब्रिटिशर्स ने मराठास को कैसे हराया, टीपू सुल्तान की क्या कहानी थी, और इवन जो सिख एम्पायर था उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्सपांशन पॉलिसीज। क्या क्या स्ट्रेटेजीज कंपनी ने अपनाई थी ताकि वो क्या कर दे, एक्सपांड कर दे। क्या क्या एक्सपांशन पॉलिसीज अपनाई थी? ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि भाई एक झटके में पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने रूल कर लिया, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री था और अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे। तो हर एक रूलर को कैसे अलग अलग पॉलिसी बना के उल्लू बनाया
और उनको हरा दिया और अपनी टेरिटरी जो थी वो उनको देने पे मजबूर कर दिया। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर देते हैं, एंड ऑफ मुगल एम्पायर। अब आपने देखा है कि मुगल्स जो है वो मेजर पार्ट इंडिया का रिप्रेजेंट करते थे, ज्यादातर रूलर्स मुगल्स ही थे, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये देखिए कुछ मुगल एम्परर्स की यहाँ पे इमेजेस है, अगर आप कोशिश करें इनमें से पहचानने की मुगल एम्परर्स को तो पहचान लो। अब आप बोलोगे अरे सर, हम इतने सारे मुगल एम्परर्स को कैसे पहचान पाएंगे, इतने सारे मुगल एम्परर्स को देखकर तो हमारे तोते उड़ गए हैं। अरे कोई बात नहीं, तो इनको याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ये तो 7th में तुम पढ़ चुके हो। तो हमें देखना यह है, औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। जो सबसे पावरफुल मुगल एम्परर था लास्ट में वो औरंगजेब था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप में कि जब औरंगजेब एम्परर था तो देखो उसने मुगल एम्पायर को कितना फैला दिया था। अरे यार, कोई खाकर भी इतना नहीं फैल सकता जितना औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को अपने रूल के टाइम फैला दिया था। तो ये सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर था। अब यहाँ पे होता है ऐसा कुछ कि भाई ये जो हमारा शेर था औरंगजेब, वो 1707 में मर जाता है। मुगलों का शेर औरंगजेब 1707 में मर जाता है, और उसके मरने के बाद ये जो पूरा मुगल एम्पायर है वो शेर से चूहा बन जाता है। इतनी साइज का हो जाता है 1856 तक। कहां ये इतना बड़ा एम्पायर और कहां ये छोटा चूहा। तो कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब जैसे ही मर गया तो इनके अंडर में अलग अलग लोग थे, है ना, मुगल गवर्नर्स थे, यानी कि सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार। वो सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, वो सभी ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया, अपना सर उठाने लगे और बोलने लगे कि अब हम मुगल्स के साथ नहीं रहना चाहते, अब हम हमारे अकॉर्डिंग किंगडम चलाएंगे, अब हम हमारे अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लेंगे। तो धीरे धीरे ये जो मुगल एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, है ना। ये मुगल एम्पायर पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटने लगा। हैदराबाद जो है वो अलग होने लगा, बंगाल की टेरिटरी जो थी वो बोलने लगी कि भाई हम हमारे हिसाब से चलाएंगे सारी चीजें। फाइन। तो ये सूबेदार और जमींदार कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। सूबेदार एंड जमींदार को थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। सूबेदार कौन था, एक एम्परर का रिप्रेजेंटेटिव था, और उसके पास सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज थी। सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज का मतलब है कि वो सारी पावर को कंट्रोल कर सकता था अपने पर्टिकुलर टेरिटरी में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है हमारा सूबेदार, दोनों मॉडर्न सूबेदार है ये भाई थोड़ा। और इसको तो तुम पहचान ही सकते हो, ये कौन है, ये हो गया जमींदार। तो इनका काम क्या होता था, जमींदार का काम ये होता था कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो टाइम पे जमींदार जो है वो क्या करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे या टैक्स कलेक्ट करते थे, किनसे, पीसेंट से। पीसेंट यानी कि फार्मर से। तो रेवेन्यूज और टैक्सेस कलेक्ट करते थे पीसेंट से, और वो किन तक पहुंचाते थे, मुगल्स तक पहुंचाते थे। तो वो इंटरमीडिएट की तरह काम करते थे, इंटरमीडिएट यानी कि वो बीच वाले पर्सन की तरह काम करते थे, पीसेंट से पैसा लेते थे और मुगल एम्पायर को पहुंचाते थे। तो ये जो सूबेदार थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, ये सभी सूबेदार ने अपना अलग रीजनल किंगडम जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। छोटा छोटा रीजन जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा था, और इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं रहेंगे। अब इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग था वो क्या होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर एंड ब्रिटिश। अब जैसे कि हमने देखा कि भाई जो मुगल एम्पायर है वो क्या होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था, कमजोर होने लगा था। इतना बड़ा एम्पायर जो औरंगजेब ने खड़ा किया था, तो जो सूबेदार थे यानी कि रीजनल जो हेड्स थे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हम क्या करेंगे, हम हमारा किंगडम अलग ही करेंगे जिसमें हमारे रूल्स होंगे, हमारी पॉलिसीज होंगी। अब हम मुगल एम्पायर का पार्ट रहना नहीं चाहते हैं। अब जब कोई कमजोर हो रहा है तो उसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे ही, और यहाँ पे उसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। मौके पे चौका मारा ब्रिटिशर्स ने। और समझते हैं कि ये मौके पे चौका ब्रिटिशर्स ने कैसे मारा। तो देखिए, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन।
अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई मुगल एम्पायर जो है वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अब ये कमजोर हो रहा है तो मौके पे चौका मार दे और इनको और हम सप्रेस कर दे। तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने उठा लिया और अरेस्ट करके डाल दिया कहां पे, इनको बर्मा की जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया, बर्मा की जेल में डाल दिया। अब भाई बर्मा तक ले जाने की क्या जरूरत थी, इंडिया खुद इतना बड़ा कंट्री था, ये इतने बड़े कंट्री के कोई कोने की जेल में ही इसको उठा के डाल देते। बट क्या पता ब्रिटिशर्स को कोई खास लगाव होगा बर्मा से। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके लिए ये बहादुर शाह जफर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए उसको बर्मा भेज दिया और वहां पे वो जो है मर गया, यानी कि बहादुर शाह जफर वहां पे मर गया और उसके जो दो सन्स थे उनको भी मार दिया गया। तो ये हिसाब से ब्रिटिशर्स ने पूरा फायदा उठाया। मुगल एम्पायर जो एक जमाने में पूरे इंडिया पे कंट्रोल करता था, वो डिक्लाइन होता हुआ देखकर ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर पैर रख दिए और उनको कुचल दिया। ये उसकी छोटी सी कहानी। अब इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुचलने लगे, हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए मुगल एम्पायर की हालत क्या थी बहादुर शाह जफर के टाइम पे। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अरे सेंटेंस देखकर चौंक मत जाओ, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और कैसे कहानी शुरू हुई। ओके।